जो बात एक महत्वपूर्ण बात है जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री ने कही कि 2035 तक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार देना है और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा पाकर सुदर्शन चक्र राह को चुनना है। शैलेंद्र जी, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 10 साल बाद का विजन है। शायद जो परेशानियां हमने आज समझी, आज क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को भी 100 दिन पूरे हुए हैं और 100वें दिन पर यह प्लान बनाना कि 10 साल बाद हर एक नागरिक को हमें सुरक्षा का एहसास दिलाना है, साथ ही यह भी मैसेज देना कि जो ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत हम सुरक्षा कवच देंगे वो सिर्फ हिट नहीं करेगा बल्कि तबाह कर देगा और ये पूर्णतः स्वदेशी होगा। इसका मैसेज कितना स्ट्रांग है आज पूरी दुनिया के लिए? देखिए, बड़ी लॉजिकल सी बात करेंगे। आपका हाथ, आपके डोले अगर नहीं होंगे तो थप्पड़ मारोगे कैसे? एयर डिफेंस इज नॉट अ डिफेंस, इट इज अ ऑफेंसिव डिफेंस, कि आपको मैं अपने अंदर तक नहीं आने दूंगा। और ये बात अगर आपको याद हो, जनरल राहुल सिंह ने भी कही थी कि हमने काफ़ी कुछ सीखा है जो अब हम ठीक करेंगे। ये उसी की बात कर रहे हैं अभी हम। ज़्यादा बड़ी बात यह है, अगर दुश्मन मेरे देश के अंदर बॉर्डर क्रॉस कर कर अपनी मिसाइल, अपना एयरफोर्स, अपना कुछ नहीं भेज पाएगा तो मुझे क्या अलाउ करता है कि मुझे अलाउ करता है कि मैं तेरे यहाँ आ सकता हूँ, तेरे को मैं अपने यहाँ नहीं आने दूंगा। ये जो एक मेंटालिटी एक नई आ रही है, ये है मेरा नया भारत। तो क्या उसी को लेकर जो लाइन है कि समय मोड़ने का सही समय है? परिश्रम में जो तपा उसने इतिहास रचा, फौलादी चट्टानों को तोड़ा उसने समय को मोड़ा, और अब समय मोड़ने का यही समय है, सही समय है। इसी को बोलते हैं नया भारत। कि अब आप अभी आप गिन रहे थे ना दिन 100, अब ये कोई और गिनेगा। हम अपनी राह पर चल पड़े हैं। दिन इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। अगले साल, इस साल आपके सेमीकंडक्टर अगर बनने शुरू हो गए, आप सोचिए कितनी बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी आपकी इकोनॉमी में। अगर आपका अपना सुदर्शन चक्र बनता है, वो ना केवल आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे। आयरन डोम क्यों फेमस है? इजराइल लड़ाई क्यों जीत लेता है? क्योंकि उसे मालूम है मैं प्रोटेक्टेड हूं। जितना ज्यादा आप प्रोटेक्टेड हैं उतना ज्यादा आप ऑफेंसिव हो सकते हैं, आप दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा घर सेफ है। और जब घर सेफ होता है तो आपकी लड़ाई का जज्बा बिल्कुल एक अलग होता है, एक एग्रेशन अलग होता है। और अबव ऑल मैं ये भी कहता हूं कि जब आप इस तरह से ताकतवर होते हैं, मेक इन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देखेंगे कि आपकी इकोनॉमी में इजाफा आएगा, आपकी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो अपने आप बढ़ती चली जाएगी। आप देखेंगे कि आपके लोग अपने आप में सेफ और खुश पाएंगे, और जो लोग सेफ और खुश होते हैं वो जायज बात है काम और अच्छा करते हैं, अपनी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं। भी एक बार सर देख लेते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री का काफिला जब निकल रहा है तो जो आम दर्शक दीर्घा में भी आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को आज लाल किले से लाइव सुन रहे थे। बीते वर्षों में भी शुभंकर देखिए हमने वो तस्वीर देखी है जब स्पेशली प्रधानमंत्री बच्चों के बीच जाते भी हैं और कुछ एक हल्का फुल्का संवाद वहां पर होता है। अब आज जब नए भारत की बात हो रही है, जहां पर युवाओं की जो भूमिका रहेगी और ये जो नन्हे नौनिहाल हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी नए भारत की होगी आगे चलकर, तो प्रधानमंत्री के साथ उनका ये बेशक एक छोटा कुछ क्षणों का संवाद होता है, लेकिन इस संवाद का भी अपना एक महत्व। तो आज के दिन के भाषण में ये देखिए अब कार से अब ये बच्चों के पास जाएंगे। ये मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ऐसी रहा है सर। आप देखिएगा ये जाएंगे और अंदर तक जाएंगे। ये यहां से स्टार्ट होती है हमेशा। चलिए प्रधानमंत्री अब यहाँ पर आप देखिएगा, बच्चे हैं उनसे मुलाकात करते हुए, और नए भारत की जो छवि है वो अंकित भी उन्हीं के यूनिफॉर्म के जरिए हो रही थी यहाँ पर। अब देखिए एक हल्की फुल्की बातचीत आपको यहाँ पर सबके साथ दिखाई देगी। बकायदा इसके लिए भी फुल ड्रेस रिहर्सल्स होते हैं, तैयारी होती है, और ये संवाद यही कि बट मुझे नहीं लगता कि इसकी रिहर्सल हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर है भाई, जाए ना जाए। नहीं, इसकी रिहर्सल नहीं, इस बच्चों भारत माता की जय के। आप देखिएगा कितना बढ़िया सीन आएगा अभी आपके सामने। जी, ये तस्वीर आप देखकर अपने बचपने को मिस कर रहे हैं कि काश हम और आप भी ऐसे ही। He often calls them the builders of India. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमें तो कभी The मौका नहीं shapers of a मिला। future. लेकिन देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पता है क्यों मिल रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एनालिसिस है कि ये एक्चुअली भारत की लीडरशिप से मिल रहे हैं, आने वाली लीडरशिप से। यही लोग हैं जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाएंगे बच्चे, यही लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, जो पुलिस में जाएंगे, जो नए नए स्टार्टअप्स बनाएंगे। इन्हीं में से एक बच्चा खड़ा होकर कल ड्रोन बनाएगा, इन्हीं में से कोई बच्चा खड़ा होकर अगला एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ही इज मीटिंग द लीडरशिप ऑफ इंडियाज टुमारो। वाह, ये और देखिए एक चीज यहां जरूर माननी पड़ेगी,
आपका स्कूल का दौर हो, कॉलेज का दौर हो, और जब आप ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं जहां पर प्रधानमंत्री के साथ में आपकी एक छोटी मुलाकात भी होती है जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो मुलाकात आपके व्यक्तित्व में भी एक गहरी छाप छोड़कर जाती है। अब ये बच्चे जब अपने घरों में जाएंगे, वहां बताएंगे कि आज हमने कार्यक्रम अटेंड किया, हमने प्रधानमंत्री को लाइव सुना, तो ये मेमोरी फॉर लाइफ टाइम है और इसीलिए इसका अपना अलग महत्व है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब आज स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है, तो बहुत सी बातें भारत के जहन में भी हैं, देशवासियों के जहन में भी थी कि आज प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो उसमें अभी तक जिस तरह के नैरेटिव्स चल रहे हैं, जो प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, सीजफायर कैसा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह की बयानबाजियां करते रहे हैं, उन सब के मद्देनजर आज जो प्रधानमंत्री संदेश देंगे उनका मैसेज कहां तक जाएगा। मीनाक्षी, एक बात इसमें और ऐड करना चाहूंगा, जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि इस बार भाषण जो है वो ट्रिपल डिजिट में जा सकता है। अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो यही है कि पिछली बार का भाषण 98 मिनट का था, इस बार 103 मिनट का भाषण था। नहीं तो पिछले रिकॉर्ड तोड़ पाया, तोड़ दिया गया। अभी तक प्रधानमंत्री 100 मिनट तक का तो हो चुका था, 98 था। 2014 से प्रधानमंत्री के जितने भाषण थे, पिछली बार का सबसे बड़ा था 98 मिनट का। इस बार हम उम्मीद कर रहे थे कि ट्रिपल डिजिट में जाएंगे। आप देखिएगा ये रिकॉर्ड टूटते चले जाएंगे। हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है वहां टूटेंगे, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें टूटेंगे, हमारी इकॉनमी जो बढ़ती चली जा रही है उसमें भी आप एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मैं कहता हूं लोगों के अंदर जो जिम्मेदारी आ रही है, ये जो बच्चे हैं, आप देखेंगे कि इसके भी रिकॉर्ड टूटेंगे कि हमारे कितने और अब्दुल कलाम। ये विपक्ष कैसे देखता है वो भी देख लेते हैं। अनुमा आचार्य जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, पहले विंग कमांडर भी रह चुकी हैं वो। अनुमा जी, आपका भी स्वागत है। 103 मिनट का भाषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पिछली बार 98 मिनट का था। सुदर्शन चक्र का जिक्र किया, कई और बड़े मसले थे। 100 दिन हुए ऑपरेशन सिंदूर को। आज एक विंग कमांडर के तौर पर भी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी प्रधानमंत्री के इस भाषण को कैसे देख रही हैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। मुझे बहुत खुशी है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पूरे देश के हर जिले में हुई वोटर अधिकार मशाल रैली ने देश के लोकतंत्र की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। लोकतंत्र बचेगा तभी तो विकास होगा। और वही हमने देखा, आज प्रधानमंत्री जी ने जब मेक इन इंडिया की बात की तो मुझे बहुत खुशी हुई। वाकई मेक इन इंडिया मुझे बहुत प्राइड फीलिंग करता है। मुझे कितनी खुशी होती है कि इटली के लग्जरी ब्रांड बुल्गारी के चश्मे पहनकर, हमारी स्विस लग्जरी वॉच मोवाडो की घड़ी पहनकर, जर्मनी का पेन मॉन्ट ब्लैंक इस्तेमाल करने वाले और हमारी मर्सिडीज मेबैक को यूज करने वाले प्रधानमंत्री जी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की। मुझे बहुत खुशी होती है कि खुद लागू ना करके पर देशवासियों को ये 103 मिनट की लफाजी उन्होंने जरूर कही और मुझे इसकी बहुत खुशी हुई। और जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, पहली चीज तो मेरा ये कहना है कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, लेकिन 4 अगस्त की रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति ने यह बताया कि पहलगाम के आतंकवादी आज तक उनकी मौत नहीं हुई है। अब जरा निकाल कर देखिए। इसी तरह से हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने इतनी बड़ी बात बताई, इतना बड़ा खुलासा किया कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज मार गिराए, लेकिन रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में उसका जिक्र नहीं है। तो मुझे लगता है कि 103 मिनट, 110 मिनट, 150 मिनट के रिकॉर्ड बनाने के बाद भी हम सच्चाई को हटा नहीं सकते। सच्चाइयां ये है कि देश में दिवाली का इंतजार नहीं करने वाला कोई। अनुमा जी, आपको तो वैसे आज के भाषण में काफी सारे प्रश्न दिखाई दिए, लेकिन हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जयंत घोष जी भी हैं। सर, स्वागत है आपका भी। अनुमा जी ने तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं प्रधानमंत्री के भाषण पर, लेकिन सर आपको कैसा लगा आज का भाषण और क्या मैसेजिंग कन्वे की गई? कौन से मुख्य बिंदु आपकी नजर में रहे सर? देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम देश के प्रधानमंत्री के भाषण सुन रहे थे। जब प्रतिपक्ष जैसे बोल रहे हैं कि लगता है कि वो कांग्रेस और बीजेपी के प्रिज्म से देश के जो सबसे बड़ी लीडर आज बोल रहे हैं उसको भी पॉलिटिक्स के प्रिज्म में देखना चाहते हैं। मैं उससे बाहर आके मैं ये कहना चाहूंगा कि 2014 में, अभी हर साल मैं सुनता हूं, और हम तो उनके जो पगड़ी है उनके कलर का भी हम लोग पत्रकार इंटरप्रिटेशन करते रहते थे। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने संभाला, उस समय एक फ्रैक्चर्ड डेमोक्रेसी हमने देखा था। एक तो माइनॉरिटी सरकार हम बहुत झेले हैं,
आप 40 साल पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम वीपी सिंह से लेके जितना कोalition सरकार देख चुके हैं, देवेगौड़ा गुजराल, तो अभी एक स्टेबल मेजॉरिटी सरकार होने के कारण और 2024 में, और देखिए देश का तरक्की ये कोई मैजिशियन का काम नहीं है कि हम कुछ एक मंत्र बोल दिया और इमीडिएटली सब कुछ हो गया। हर समय आपको एक लिमिटेशन, फॉल्ट लाइंस रहेगा ही रहेगा। कोई तो जयंतो सर, आपने पिछली सरकारों में प्रधानमंत्रियों के वक्तव्य सुने हैं, मोदी जी का भी सुना है। आज 103 मिनट का जो भाषण था उसमें आपके लिए की पॉइंट्स क्या थे? आपको क्या लगता है कि ये गेम चेंजिंग पॉइंट थे या हाईलाइटिंग पॉइंट थे? हाँ सर, मैं 3 पॉइंट्स बोलूंगा एकदम संक्षेप में। नंबर 1, मैं इंतजार कर रहा था कि पूरी देश में जो सवाल ट्रंप को लेके हो रहा है कि क्या हम झुकेंगे, अभी तक रशिया से हम क्या करेंगे, उसमें अभी तक कोई कॉम्प्रोमाइज करने का कोई मैसेज। आप सोचिए, अगर यहां एक वीक सरकार होती क्या होता। हम ये देख रहे हैं कि ईरान के इशू में भी कंसिस्टेंट हमारा जो मोदी जी का लाइन है, वो वाजपेयी जी ने भी जैसे वोट दिए थे, मोदी जी ने भी दिए हैं, और कांग्रेस के समय भी। तो ये कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी जिसको कहता है, क्योंकि इजराइल के साथ भी इतना अच्छा रिश्ता है, फिर भी हम ईरान के इशू में ईरान के साथ भी तो मोदी जी बात कर रहे हैं। रशिया में अजीत डोभाल जी को भेजे हैं, जयशंकर जी जा रहे हैं रशिया, पुतिन आ रहे हैं, और खुद ट्रंप के साथ यूएनजीए में सितंबर में मीटिंग होने जा रहा है, साइडलाइन टॉक जो होगा न्यूयॉर्क में। तो मुझे लगता है ये जो मैं इंतजार कर रहा था, नंबर 1 पॉइंट कि ऑटोनॉमी का इशू मोदी जी ने जो ट्रंप के जो प्रेशर, ब्लैकमेल, उसमें झुका नहीं, और स्लोगन भी दिया है, हम नाम झुकेंगे। नंबर 2 है जो विकसित भारत, बस जल्दी बोल रहा हूं, विकसित भारत जो है उसमें देखिए जो टेक्नोलॉजी से लेके हर इश्यूज में, डिफेंस में, उसमें। और नंबर 3 है यूथ जनरेशन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी का, ये हमारा सवाल था, क्योंकि जॉबलेसनेस, इकोनॉमिक डिजेनरेशन, ये तो ग्लोबल फेनोमेनन है ना। तो इसीलिए इंडिया उस समय लड़ रहे हैं। तो हमें लगता है देश के लिए, देश के हित में मोदी जी को इस समय इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी इशू में हमको सपोर्ट करना चाहिए। और जैसे मोदी जी ने इस बार बोले हैं, क्या टाइम, मतलब ज्यादा बोलने से ज्यादा काम होगा, ये तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन मोदी जी जो बोले हैं, क्या किए हैं, 2 पार्ट है। एक है व्हाट ही हैज डन एंड व्हाट ही वांट्स टू डू। ये 2 पार्ट में हम इसको देखा है, और आई एम वेरी हैप्पी। हम तो इसको मान के चलता हूं कि ही हैज शोन द रोड मैप ऑफ इंडिया थ्रू टुडेज स्पीच। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे, और दिवाली को लेकर जो डबल धमाके की बात हो रही है उस पर भी पूछेंगे आपसे सवाल, लेकिन इस बीच तस्वीरों पर भी लगातार रहेंगे। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री अब लाल किले के परिसर से बाहर यहाँ पर निकलते हुए, लोगों से मुलाकात करते हुए अब रवाना हो रहे हैं। लेकिन आज के भाषण की जिस हाईलाइट का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, देखिए बड़े पुख्ता तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने कैसे काम किया, किस अंदाज में काम किया, और कितने अनुशासन और प्रिसिशन के साथ काम किया, इसका उन्होंने जिक्र किया। इसके बाद जो मुख्य बात आई, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का जिक्र बार बार हो रहा है, और देखिए आज का दिन, आज का अवसर भी ऐसा था जहां से एक विजन भारत के लिए आगे का निकल कर आना चाहिए। बीते वर्ष में विकसित भारत की बात थी, 2047 तक विकसित भारत होगा, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो जो बिंदु बताए गए हैं, जो कहे गए हैं, उसमें भारत की आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, और कैसे जो हमारी जमीन पर जो बनेगा उसके तहत कदम उठाए जाएंगे। तो सुदर्शन चक्र को लेकर देखिए एक बड़ी बात आपको बता रहे, मिशन सुदर्शन चक्र का जब प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं, और शुभांकर ये देखना होगा, जन्माष्टमी का अवसर और उसमें मिशन सुदर्शन चक्र की बात प्रधानमंत्री ने कह दी कि घुसपैठ के लिए जो रक्षा पंक्ति आपकी मजबूत होनी चाहिए, मिशन सुदर्शन चक्र उसमें अहम साबित हो। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, एक बार सुनवाते हैं पहले, उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाएंगे। देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए
भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। मेजर गौरव आर्या लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव जी, जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण का जिक्र करना, उसके बाद 10 साल का रोड मैप बनाना और यह कहना कि देश को नया सुरक्षा कवच दिया जाएगा, थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। आपने प्रधानमंत्री को सुना, किस तरह का यह सुरक्षा कवच हो सकता है, कौन कौन सी चीजें जो डेवलप की सकती हैं, और जो ये कहा जा रहा है कि अब जब हम हिट करेंगे तो वो और ज्यादा दर्द देगा दुश्मन देशों को, इनके मायने क्या हैं जो शब्दों प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किए? शुभांकर, जैसे हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, तो ऑपरेशन सिंदूर में यह देखा गया है कि जब पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर हमला करा तो पाकिस्तानियों ने मिसाइलों का इस्तेमाल करा, एयर टू ग्राउंड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करा या फिर ड्रोन्स का इस्तेमाल करा। अब किस तरीके से हम अपने शहरों को बचा सकते हैं, क्योंकि जो भी पाकिस्तानी हमले थे वो मिलिट्री टारगेट्स पर कम और सिविलियन टारगेट्स पर ज़्यादा थे। इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किस तरीके से हम शहरों को महफूज रख सकते हैं, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आर सिटीज़, आर प्लेसेज ऑफ लिविंग, आर रेसिडेंसेस। तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो प्लेटफॉर्म आपके एयर डिफेंस के होते हैं, यानी कि जब दुश्मन हमला करेगा तो आपके एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स किस तरीके से उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करेंगे। और यहां पे हम एरियल थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते हैं, क्रूज मिसाइल्स की बात करते हैं, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स या जो भी हवाई मार्ग से थ्रेट आती हैं उसको। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि सिर्फ यह नहीं होगा कि आपने आने वाले हमले को न्यूट्रलाइज करा, कई गुना ज्यादा दुश्मन पे भी हमला होगा। तो ही इज सर्टेनली टॉकिंग अबाउट बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मिसाइल, जैसे ब्रह्मोस है, ये उस प्रकार की मिसाइल्स की भी बात कर रहे हैं। गौरव आर्य, यहाँ पे एक चीज है कि अगले 10 वर्षों का जिक्र किया कि अगले 10 वर्षों में इसको विकसित किया जाएगा, और सिर्फ ऐसा नहीं कि जो आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं उनको ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड किया जाएगा, बल्कि सिविलियन एरियाज जो है उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन कैसे ये काम करेगा, अगर इस पर आप कोई क्लैरिटी हमारे दर्शकों को दे पाए। जी, बेसिकली क्या होता है कि जब हम एयर डिफेंस की बात करते हैं, आपने सिविलियन एरियाज की बात करी, तो जब हम एयर डिफेंस की बात करते हैं, एयर डिफेंस क्या होता है कि जब हवाई मार्ग से कोई भी खतरा होता है या कोई भी हमारे ऊपर अटैक होता है तो हमारे पास रेडार्स होते हैं। रेडार वो देखते हैं कि कहां से किस प्रकार का थ्रेट आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, उसका साइज क्या है, ये थ्रेट है क्या। नंबर 1 IFF होता है, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, क्या ये दोस्त है, क्या ये दुश्मन है, और चंद सेकंड्स में यह सारा मामला एकदम क्लियर हो जाता है। उसके बाद वेपन्स डिप्लॉय होते हैं और फिर वेपन्स को एक्टिवेट किया जाता है। जैसे कि अगर छोटा थ्रेट है तो हो सकता है कि L-70 जो गन है वो एक्टिवेट हो जाए, या शेल का एक्टिवेट हो जाए, या ZU-23 एक्टिवेट हो जाए। अगर बहुत बड़ा थ्रेट है तो हो सकता है S-400 एक्टिवेट हो जाए। अगर मध्यम टाइप का कोई थ्रेट है तो हो सकता है कि आकाश मिसाइल सिस्टम ये एक्टिवेट हो जाए। तो अलग वी हैव अ वाइड असॉर्टमेंट। तो इस तरीके से होता है जब आप इनकमिंग थ्रेट के बारे में बात करते हैं, उसको एंगेज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको बर्बाद करते हैं। एक और जिक्र किया गया, 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर की फाइल जो है वो लटक गई थी। आज प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया, कहा कि अब सेमीकंडक्टर हम बनाएंगे। इससे क्या बदलेगा? देखिए, सेमीकंडक्टर या जो चिप्स हैं वो आपको चाहिए
किसी भी सूरत में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में हर जगह आपको चाहिए। आपके फोन से लेकर आपका कंप्यूटर से लेकर ये जो सामने कैमरा है, जो भी है यहाँ पे, एवरीथिंग वर्क्स ऑन दोस चिप्स इन अ बिगर और अ स्मॉलर फॉर्मेट। अभी क्या है कि 2-3 देश हैं जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। ताइवान की हम बात कर सकते हैं, हम कोरिया की बात कर सकते हैं, चीन की बात कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में AMD और इंटेल के ऊपर ट्रंप ने यह बोला है कि अगर ये चाइना को माल बेचते हैं, सामान बेचते हैं, तो इनके रेवेन्यू का 15% अमेरिकन स्टेट ले लेगा। ये चाहते ही नहीं चाइना को बेचें, ये चाहते ही नहीं किसी को। तो सेमीकंडक्टर इज योर स्ट्रेंथ। सेमीकंडक्टर जैसे अग्नि मिसाइल है आपका सुपर पावर है, उसी तरीके से कल का आपका सुपर पावर सेमीकंडक्टर के चिप्स हैं। प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक हम बनाएंगे, यानी कि हम चिप्स में भी आत्मनिर्भर और हो देखिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जब आज ये कहा भी है, तो इससे पहले ही 2 दिन पहले कैबिनेट ने इसे क्लियर भी किया है, जहां पर 3 स्टेट्स मतलब उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, जहां पर इसे लेकर कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे। 4,500 करोड़ से ज्यादा का जो इसके लिए इन्वेस्टमेंट है वो भी तय किया गया है। लेकिन जब बात इंटरनल सिक्योरिटी की हो रही है, तो आतंकवाद का जो दंश भारत ने झेला है, आज के भाषण में वो क्या हाईलाइट्स रही, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो आतंकवाद पर आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता अनुमा आचार्य जी हैं। अनुमा जी, क्लैरिटी तो प्रधानमंत्री ने दी है, ये कहा है कि आतंकवाद और दोस्ती यारी साथ साथ नहीं चलेगी, चाहे वो पानी की बात हो, रिश्तों की बात हो, या पलटवार करने की बात हो, या पाकिस्तान जो न्यूक्लियर पावर को लेकर ब्लैकमेल करता था उसको लेकर बात हो। कुछ अच्छा भी लगा है आपको? अनुमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इससे पहले कि आप या कोई कहे कि हमने आपको म्यूट कर, जी अनम्यूट कर दीजिए। जी जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी ने चैनल्स को लहालोट होने का पूरा अवसर दिया है उन्होंने, क्योंकि मीडिया तो कोई मौका नहीं छोड़ेगा कुछ भी कहने का। लेकिन सेमीकंडक्टर की पहले बात ले लेते हैं ना। हम क्या करते हैं यहाँ, हम असेंबल करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और पैकेजिंग करते हैं। इस तरह से किस तरह से हमारे टेक्नोलॉजी को धार मिलती है, मुझे बताइए कि सुदर्शन चक्र की किस धार से समझूं ये बात। अब आप बात करते हैं कि हमारी सेनाओं को फ्री हैंड देने की बात उन्होंने की, वो तो हमें पता है, जब रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में ही नहीं आता तो पता नहीं कौन सा फ्री हैंड दिया हुआ है। मैं ऐसा मानती हूं कि सेना के कंधों का बार बार सहारा लेके प्रधानमंत्री जी हमें मोहित नहीं कर सकते, वो दिन चले गए हैं। क्योंकि यहां पर जो बात हो रही है मेक इन इंडिया की, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, पिछले 11 साल में किस एक टेंडर की आप बात करेंगे जिससे हमने कोई इक्विपमेंट खरीदा है? आखिरी बार टेंडर
ठीक है, यहाँ पर जो आप बात, आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है। गौरव जी, जो बात जी कह रही थी, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? नहीं, देखिए, मैं फौजी हूं, मुझे पॉलिटिक्स में ना कोई इंटरेस्ट है ना पॉलिटिक्स की नॉलेज है, पर अगर कोई टेक्निकल सवाल है हथियार को लेके तो मैं जरूर उसका जवाब दे पाऊंगा। जहां तक बात है सेमीकंडक्टर के चिप्स की, मुझे ऐसा लगता है कि पहल करी है भारत ने, और यह पहल बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। भारत अब पहल कर रहा है, अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है। और भारत अगर प्रधानमंत्री लाल किले से कह के कमिटमेंट दे रहे हैं कि साल के एंड तक हमारे पास चिप्स होंगे, तो आई थिंक दैट शुड बी वेलकम्ड। इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, और जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, अगर उनको पूरा अधिकार है, अगर वो हालांकि जैसे आप बार बार कह रहे थे शुरू में कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक मैसेज आ सकता है, हालांकि अप्रत्यक्ष तौर पर यह जिक्र किया गया कि किसानों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, और हम समझ रहे थे कि उससे इशारा कहां किया जा रहा है जी। इसमें कौन कौन से की पॉइंट थे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको नहीं सुनाई पड़े, या कौन कौन से की पॉइंट थे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो आपको सुनाई पड़े? देखिए, मैं आपको बताता हूं शुभंकर, एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग एज अ लेमैन चाहते हैं कि प्रधानमंत्री धड़ल्ले से बोल दे कि डोनाल्ड ट्रंप तुम देख लेना, तुम जो करो हम खड़े हैं चट। अब ऐसा होता नहीं है। मैं जो चाहता हूं वो तो कम से कम प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको डिप्लोमेसी, उनको इंटरनेशनल अफेयर्स, उनको जियोपॉलिटिक्स की हमसे 1000 गुना ज्यादा समझ है, और ऐसा होना भी चाहिए कि प्रधानमंत्री के जो शब्द हैं वो नपे तुले हों, राइट। यहां पे एम ये नहीं है कि हम लोग अमेरिका के साथ अपने रिश्ते खराब करते हैं, बस इतना एम है कि भारत कहीं पे कॉम्प्रोमाइज ना करे। और पूरी ट्रेड डील में मसला क्या था? मछुआरों का, जो दूध और इन सब चीजों का, जो डेयरी प्रोडक्ट्स का, जो किसानों का, पशुपालन जो लोग करते, उन्हीं की बात थी। और प्रधानमंत्री ने अगर यह बोल दिया कि मैं किसानों के अधिकार के लिए खड़ा हूं और हम लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आई थिंक इट इज मोर देन एवरीथिंग। क्योंकि जिस तरीके से हम चाहते हैं कि कोई बहुत ही खतरनाक टाइप का कोई फिल्मी डायलॉग मार दे कि हम ऐसा कर देंगे और वैसा कर, ये ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली सीनियर लेवल पे, नेशनल लीडरशिप के लेवल पे मुझे लगता है कि जो कह सकते थे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। फिर आप और हम जैसे लोग हैं जो इसका एनालिसिस करेंगे फिर स्टूडियो में बैठ के कि साहब ऐसा बोल दिया, इसका मतलब शायद ये हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि खुल के कोई भी नेता, अब डोनाल्ड ट्रंप बोल देते हैं खुल के जी, फिर आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की आजकल क्या रेपुटेशन है। आपने एक और बात देखी होगी, डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं पुतिन को, आपने कभी पुतिन को जवाब देते हुए नहीं सुना होगा। पुतिन कभी जवाब नहीं देते डोनाल्ड ट्रंप का, कभी भी। पुतिन की कोई टीम का मेंबर बात कर लेगा। उसी प्रकार से मोदी जी डायरेक्टली एंगेज नहीं करते। हो सकता है एमईए का कोई स्टेटमेंट निकल जाए, तो सब देशों का अलग अलग मामला रहता है। देखिए, सुरक्षा से लेकर जो पॉलिटिकल विषय भी थे, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी जो यहाँ से आज जिक्र हुए जिन बिंदुओं का, तो ये सभी अपने आप में एक सामंजस्य बिठाए हुए स्पीच में ज़रूर दिखाई दिए। जयंत घोष जी का मैं यहाँ पर रुख करूँगी। सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज आरएसएस को लेकर भी प्रधानमंत्री ने की, जब क्योंकि अब हालांकि आरएसएस के 100 वर्ष का ये समय होगा, ये साल होगा। उन्होंने वर्ल्ड्स बिगेस्ट एनजीओ बताया आरएसएस को। तो भारत के भीतर जो राजनीति चलती है, जहां विपक्ष के निशाने पर आरएसएस रहता है, तो मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी कि भारत की इंटरनल राजनीति में इसका इंपैक्ट क्या होगा। लेकिन एक बार अपने दर्शकों को वो बयान सुना देते हैं, वो स्टेटमेंट का हिस्सा सुना देते हैं, फिर सर इस क्वेश्चन के साथ मैं आपके पास आ रही हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा।
जयंतु घोष जी, तो देखिए, सेवा, समर्पण, अप्रतिम अनुशासन और देश को गर्व है आरएसएस की परंपरा और उनके योगदान पर। क्या असर होगा सर इस भाषण के इस हिस्से का इंटरनल पॉलिटिक्स पर, जबकि विपक्ष के निशाने पर रहता है आरएसएस? देखिए, हम जब आरएसएस और बीजेपी को इतने साल कवर करने के बाद देखे हैं कि आरएसएस का जन्म हुआ था 1925 और उस समय बीजेपी तो 80s की प्रोडक्ट है, जनसंघ उसके पहले। लेकिन ये जो आरएसएस एंड बीजेपी, टुडेज बीजेपी, इट्स ए 2 in 1। और आरएसएस एनजीओ बताया क्योंकि आरएसएस का कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ ऑफिशियल अटैचमेंट नहीं है। वो चाहे तो कांग्रेस या और किसी राजनीतिक दल को कोई इशू में सपोर्ट भी कर सकते हैं, और ये मोहन भागवत जी इंटरव्यू में भी बोल चुके हैं। लेकिन आरएसएस का जो संगठन, वो भाजपा के जो कल्चरल नेशनलिज्म और बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी कोalition सरकार के प्रमुख नहीं है, वो मुखिया है। बीजेपी को ये जो मेजॉरिटी मिलने के कारण ही मैनिफेस्टो में जो 3 इशू होता था, जो आरएसएस का नेशनलिस्ट मुद्दा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी करके दिखाया। और आरएसएस का जो संगठन राज्य में चुनाव के पहले, अभी तो चुनाव हर राज्य में आ रहा है, 2029 में अभी लोकसभा चुनाव है। मोहन भागवत जी के पास नरेंद्र मोदी जी गए थे कुछ दिन पहले, फर्स्ट टाइम विजिट। मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री जी से मिलने आए हैं, तो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। और ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी जो आरएसएस देते हैं पार्टी में, वो स्ट्रक्चर में एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं। आज मोदी जी ने ऐसे जो आरएसएस के बारे में जो बोल चुके हैं, जो बोले हैं, उसमें भाजपा और आरएसएस का और ज्यादा, मतलब उनमें एक फ्यूजन, एक कॉम्बिनेशन वर्क करेगा। और उसमें एक ग्रेटफुलनेस भूलना नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी जी ने खुद प्रचारक थे, और वो डिफरेंट राज्यों में सिर्फ नहीं, विदेश में भी हम देख चुके हैं, यूएस में जाके भी। आज जो हम ओवरसीज बीजेपी बोलते हैं, उनके भी आर्किटेक्ट नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के नाते। तो वो जो रोल है आज के दिन में, वो आरएसएस के ऊपर उनके जो आप बोल सकते हैं ये गुरु दक्षिणा भी होते हैं कि आरएसएस के बारे में प्रधानमंत्री लाल किले के डायस पे मतलब जो बोल रहे हैं, दुनिया सुन रहे हैं, ये ग्रेटफुलनेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एक मुझे बोलना चाहिए, कांग्रेस स्पोक्समैन बोले हैं और गौरव जी इतना अच्छा समझाया, लेकिन पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना चाहा। मैं एक वाक्य में बोलूंगा कि कांग्रेस हमारे देश में इतने साल राज किए हैं। आई एम ए पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, इसलिए मुझे बोलने का अधिकार है। आज 79th में जब इंडिपेंडेंस डे, उसमें नरेंद्र मोदी जी 2014 में आया और विकसित भारत के लिए जो रोड मैप बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसमें हम आलोचना कर रहे हैं। तो हमारे देश का जो विकास 79 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में सबसे ज्यादा राज किसने किए हैं, और हमारे देश के लिए ऑटोनॉमस डिफेंस मतलब सिस्टम कितना हुआ है। तो षड्यंत्र के तहत डेमोग्राफी जो है वो बदली जा रही है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, इसको लेकर मिशन चलाया जाएगा। गौरव आर्या जी हमारे साथ लगातार मौजूद है। गौरव जी, घुसपैठ हमेशा बड़ी समस्या रही है, चाहे वो सिविलियन घुसपैठ हो, आतंकी घुसपैठ हो या फौजी घुसपैठ, जो हमने 99 में देखी, 2008 में मुंबई में देखी। लेकिन प्रधानमंत्री जिस डेमोग्राफिक घुसपैठ का जिक्र कर रहे थे, जो 1971 में हमने देखी थी, और बंगाल और असम में अक्सर इनको लेकर आवाजें उठती रहती हैं, ये स्टेटमेंट कितना इंपैक्टफुल है कि जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, हमने आजादी जिन कुर्बानियों को देकर लड़ी थी, अब यहां पर भी हमें ध्यान देना है, ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये विषय? देखिए शुभंकर, मैं आपको बताता हूं कि जो 1971 की लड़ाई हुई थी उसके कई कारण थे, पर मुख्य कारण, वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर 71 वॉर, वो ये था कि किस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान से घुसपैठिए आ रहे थे, चाहे वो त्रिपुरा की बात कर लें, बंगाल की बात करें, और जगह की बात करें, बंगाल प्लस द इंटायर नॉर्थ ईस्ट, किस तरीके से वो लोग आ रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था 1971 वॉर का। दूसरी चीज, जब भारत के बंटवारे की हम बात करते हैं, 1947 की बात करते हैं, राइट, पीपल फॉरगेट दैट कहीं ज्यादा ब्लडशेड बंगाल ने देखा है। वो लोग भूल जाते हैं कि बंगाल इज सीन फार मोर ब्लडशेड,
और वहां पे एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, एक कॉमन सोशल मेमोरी है बंगाल में जो हुआ था, और वही चीज अनफॉर्चुनेटली रिपीट हो रही है 1971 से लेकर आज तक। उससे भी पहले से घुसपैठ हो रहा था, लेकिन कल्मिनेशन हुआ, उसका एक पीक पे गया 1971 में, वॉर हुआ। आज भी ये चीज हो रही है और इसको शेयर दे रहे हैं पॉलिटिशियंस, और इसको रोकना बहुत जरूरी है। मैं आपको आज बड़े जिम्मेदारी के साथ, आज बिकॉज ऑल ऑफ अस आर हियर इन नोएडा, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप बिल्कुल भी सरप्राइज मत होइएगा अगले 10-15 साल में अगर कोई एमएलए का चुनाव कोई बांग्लादेशी मूल का लड़े, यहां से जीते ना जीते बात की बात है। यहां पे नोएडा की बात कर रहा हूं, भारत को भूल जाइए, वहां पे तो वेस्ट बंगाल में तो बहुत ही मामला खराब हो गया है, और भी स्टेट्स में बहुत मामला खराब हो गया है। आपके नोएडा में इतने बांग्लादेशी घुस गए, सबसे पूछिए वेयर आर यू फ्रॉम, कह रहे जी हम मालदा के हैं। सबने अपना नाम बदला है, सबके अपने आधार कार्ड है, सबका अपना सब कुछ है, एक पूरा इकोसिस्टम इन प्लेस है, और आपका घर जहां पे आप रहते हैं वो घर आपका खतरे में है, राइट? यही बात प्रधानमंत्री जी कहना चाह रहे हैं, इन द सेंस कि ये उन्होंने बोला कि बहन बेटियों को हमारी बरगलाते हैं, जो भी उन्होंने बोला फायदा उठाते हैं, भोले भाले ट्राइबल्स की जो लोग हैं उनकी जमीनें, तो ये पूरा ये असम में हो रहा है, एंड थ्रू देम अलकायदा आया है असम में। असम में अलकायदा आपका एक्टिव है, जमात इस्लामी एक्टिव है, आप देखिए क्या क्या हो रहा है, दिस ऑल इज हैपनिंग देयर। नहीं तो जो ये हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की बात की जा रही है, आपको क्या लग रहा है कि कैसे इससे अप्लाई किया जाए? क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि आज सबके पास आधार कार्ड है, सबने अपने नागरिकता कार्ड बनवा रखे हैं, वो हिंदी भी बात कर लेते हैं। हमारे नोएडा में अक्सर कई बार काम करने वाले जो आते हैं उनमें आप देखेंगे या कई भीख मांगते हुए आपको मिल जाते हैं। बंगाल, असम, त्रिपुरा की तो हम बात ही नहीं कर रहे, आप दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं। देखिए हमें नहीं समझ में आता, पर अगर कोई भी एनीबडी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वो आपको 5 सेकंड में बता देगा कि ये बंगाल का है कि ये बांग्लादेश का है। विद इन 5 सेकंड्स ही विल टेल यू, लेट द पर्सन ओपन हिज माउथ, द पर्सन फ्रॉम वेस्ट बंगाल विल टेल यू कि ये बांग्लादेशी है, ही विल नो। आपको मुझे नहीं पता लगेगा, उनको पता लगेगा। जयंत जी, देखिए आज के भाषण में, क्योंकि भारत की आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर्स की सुरक्षा, इस पर जितना जोर प्रधानमंत्री का रहा, क्या आप मानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से आज अपने भाषण में इन बिंदुओं को हाईलाइट करना पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि भारत में जो ये न्यू एज चैलेंजेस आ गए हैं इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, पहचान से जुड़े हुए मामले, घुसपैठ से जुड़े हुए मामले, ये एक अलग तरह का थ्रेट आज की तारीख में पैदा कर चुके हैं? बिल्कुल, और मैं ब्रॉडली गौरव जी जो बोले हैं उसको रिपीट करना नहीं चाहूंगा, वो सहमत हूं। और पाकिस्तान बांग्लादेश, आज जो बांग्लादेश का स्थिति हो गया है, और जहां जमात हैज बिकम ए वेरी पावरफुल फोर्स इन बांग्लादेश, और पाकिस्तान के आईएसआई चीफ बार बार बांग्लादेश जा रहे हैं, और इस समय बांग्लादेश पाकिस्तान मिलके जो कोस्टल, ईस्टर्न कोस्टल जो एरिया है, जो बॉर्डर है, उसमें घुसपैठिया जो है, और उसमें इन्फिल्ट्रेटर्स, देखिए ये जो घुसपैठिया का जो इशू, ये नरेंद्र मोदी जी एक्शन मोड में हैं, लेकिन ये इशू भाजपा के लिए, जनसंघ के लिए, आरएसएस के लिए बहुत पुराना मुद्दा है। मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि चैनल इतिहास ज्यादा जाना नहीं चाहते हैं चैनल में डिस्कशन में। सिर्फ एक चीज बताऊंगा, आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, बुद्धदेव, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई एम ए नॉन रेसिडेंट बंगाली, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिल्ली एनीवे। सो बुद्धदेव भट्टाचार्य चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल कम्युनिस्ट, और आडवाणी जी के पास आके बोल रहे हैं कि जो ब्लास्ट हुआ है यूएस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में हुआ था, बड़ी हादसा, वो बांग्लादेश से आया था। और दाऊद का जो बॉम्बे ब्लास्ट के बाद जब सर्विलेंस आईबी का और रॉ का बहुत बढ़ गया था वेस्टर्न कोस्टल रीजन में, तो ईस्टर्न कोस्टल रीजन को आईएसआई ने, जो जियाउल हक का थ्योरी था ऑपरेशन ऑफ 1000 कट्स, और उसमें वो जो K1 K2 ऑपरेशन टोपाक नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो उसमें बुद्धदेव भट्टाचार्य परेशान है, राज्य चलाना मुश्किल हो रहा था। आडवाणी जी के पास आके बोले हैं ये घुसपैठिया से हमें बचाइए, तो बाद में आडवाणी जी ने बोले हैं आप पार्टी को समझाइए, इसको इलेक्टोरल इशू हो रहा है, तो बाद में नहीं कर पाया सीपीएम, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो मुस्लिम अपीजमेंट आज नहीं, ये तो नेहरूवियन मॉडल हो गया। अपने आप में स्पष्ट है जयंतो जी कि अगर लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के मौके पर इस मसले का जिक्र किया जा रहा है, तो ये मसला अब संवेदनशील हो चुका है और इसको लेकर चिंता करने की जरूरत है।